मैं आशीष हूँ अमरउजाला.com से और इस वक्त हूँ मैं अपने सबसे पॉपुलर शो बताइए सांसद जी में। बताइए सांसद जी में आज हमारे साथ हैं आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल जी, जो इस वक्त केंद्र सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी हैं। हम उनसे मिलेंगे और बात करेंगे, जानेंगे उनकी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, तैयारियों के बारे में, 5 साल में उन्होंने क्या किया, किस तरीके से तैयारियां हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में वो किस तरह से मैदान में उतरने वाले हैं। स्वागत है आपका सर। जी धन्यवाद। किस तरीके की तैयारियां हैं? चुनाव तो एकदम सिर पे आ गया है। जो फौजें शांति काल में अपना पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध काल में अपने खून बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जहाँ तक आप तैयारी के सिलसिले में, मैं आपको प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मैं 5 साल चुनाव लड़ता हूँ। किसी प्रत्याशी की टिकट घोषित होने पर वो जितनी मेहनत करता है, 14 दिन या 17 दिन होता है, उतनी मैं 365 दिन 5 साल इसलिए करता हूँ कि मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेस्ट को मैं लोकतंत्र में सबसे अच्छा मानता हूँ। और उससे फिर चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है और धूल नहीं पिटती है और लोग वोट भी मांगने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि उस बस्ती का दौरा हम कई बार कर चुके हैं। तो मेरा तो एक नियम है, मैं पिछली बार अब तो भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने मंत्री बनाया है, तो जी यहाँ रुकना भी पड़ता है। अदरवाइज़ 4 बार एमपी रह के मैं 23 रात इस दिल्ली में रुका था। अच्छा, बाकी फील्ड में रहते हैं आप? एवरी डे। तो जिस दिन मैं चुनाव के जीत का सर्टिफिकेट लेकर लौटता हूँ जी, उस दिन भी धन्यवाद के तौर पे 2-3 बस्तियाँ करते हुए ही घर आता हूँ। तो आप तो लोकसभा का चुनाव लड़े, इसी दौरान आपने विधानसभा का भी चुनावी मैदान में उतर गए, तो आपके लिए तो बड़ी परिस्थितियां बदली हुई रही होंगी, क्योंकि लोकसभा फिर विधानसभा और अब फिर लोकसभा की तैयारी। चुनाव 1996 लोकसभा, 1998 लोकसभा, 1999 लोकसभा, 2004 लोकसभा, 2007 में मेरी पत्नी सिकंदर राव से बनी विधानसभा, फिर 2009 लोकसभा अखिलेश यादव से, फिर 2 महीने बाद 2009 का बाई इलेक्शन डिम्पल यादव से, फिर 2014 अक्षय यादव से फिरोजाबाद लोकसभा, फिर 2017 टूंडला विधानसभा, फिर 2019 आगरा लोकसभा, फिर 2022 करहल अखिलेश यादव से, और फिर 2024 में पार्टी जहाँ से एमपी हूँ तो मांगने गई। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और ईश्वर का भी धन्यवाद देना चाहूँगा और पार्टी का हाईकमान का, कि भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो 10 साल में मुझे 5 चुनाव लड़ा दी है। 2014 लोकसभा, वही महत्वपूर्ण सीट फिरोजाबाद लोकसभा, रामगोपाल यादव जी के बेटे के सामने, फिर 16 बार टूंडला विधानसभा भारतीय जनता पार्टी हारी थी। जी, मुझे वहाँ एमएलए पे भेजा गया, 56,000 से जीत गया जी। तो मैं मंत्री बनाया, तो 2019 में सपा बसपा गठबंधन होने पर मुझे कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दिला के मैं आगरा का एमपी हुआ, फिर लॉ एंड जस्टिस मंत्री बनाया, फिर हेल्थ देख रहा हूँ। फिर मुझसे कहा गया कि आप अखिलेश यादव से हेल्थ जाके लड़ें, तो वो हार जीत कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिस उद्देश्य से पार्टी ने भेजा था उसमें ज़्यादा सफल हो गए। आपने बार बार यादव परिवार का खूब जिक्र किया है और हमेशा आप उनके विरोध में भी चुनाव लड़े, खासतौर से हाल फिलहाल के सालों में आपके उनके परिवार से रिश्ता भी बड़ा करीबी रहा है, तो ये कैसे देखते हैं? और आप नहीं, सिर्फ आप और आपकी जनता कैसे देखती है और कैसे इससे आने वाले चुनावों में भी आप निपटेंगे? जनता को इसलिए ये पता है कि मैं समाजवादी पार्टी से 3 बार 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा, 14वीं लोकसभा लगातार 3 बार जलेसर से जीता जी। वो बहुत बड़ी बात होती है और वो हवा के खिलाफ जीता जी, क्योंकि आपको याद होगा अटल जी, अडवाणी जी और कल्याण सिंह जी का योग था। मेरी लोकसभा को टच करती हुई जितनी लोकसभाएं, टच माने बाउंड्री जी, जीरो जी डिस्टेंस पे, वो सब भाजपा जीतती थी। और एग्जाम्पल, मेरे से आगरा लोकसभा तो रावत जी एमपी होते थे, मेरे से एटा लोकसभा टच होती थी तो महादीपक साहब बीजेपी के, मेरे से हाथरस टच होती थी, बिल्कुल टच माने, बिल्कुल हाँ, तो वो कृष्णलाल दिलेर भाजपा जीते थे। मेरे से फिरोजाबाद टच होती है, ये सब 70-70 किलोमीटर टच होती है जी, बिल्कुल। तो उजाल कठेरिया जी एमपी होते थे, और मथुरा में तेजवीर सिंह बीजेपी के एमपी होते थे, अलीगढ़ में शीला गौतम जी होती थी जी, और जलेसर से एसपी सिंह बघेल समाजवादी पार्टी से 3 बार जी। और सीमन आयोग ने जलेसर लोकसभा देश में अकेली है कि जिस आयोग ने इसको पूरी तरह समाप्त करके 5 लोकसभाओं में बांट के 0 कर दिया। स्वाभाविक बात है, मैं 4थी बार चुनाव लड़ूंगा, तो मैंने फिरोजाबाद मांगी, तो अखिलेश यादव जी ऑलरेडी कन्नौज से एमपी थे जी, और प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं थे। प्रधानमंत्री के दावेदार लोग 2 जगह लड़ते हैं और सेफ सीट पे लड़ते हैं, जिससे उनको प्रचार दूसरी जगह आसानी हो, तो वो
फिरोजाबाद लड़े, इस्तीफा देने पर डिम्पल यादव लड़ी। तो Right. इसलिए मेरा उनसे चुनाव हुआ है, अदरवाइज इलेक्शन होते नहीं। फिर जब पारिवारिक रिश्ते हैं इसमें कोई दो बात नहीं, और मैं डिनाई नहीं कर सकता कि मुलायम सिंह जी के पास है, उनके टिकट से मैं 3 बार MP के वोट से रहा। जी जी लेकिन जो है समदर्शी होना चाहिए। जी बिल्कुल। वो अकेले ऐसे कप्तान थे जिनका ओवर 3 बॉलों का होता था। चौथी बॉल हमारी उठा के डिम्पल को दे दी, अखिलेश जी को दे दी, 5वीं बॉल डिम्पल यादव को दे दी, और 6वीं बॉल अक्षय यादव को। अक्षय यादव। सही है, ऐसा नहीं है। तो ये तो बघेल साहब रही आपकी उन सभी विधानसभाओं लोकसभाओं की बात। अब हम बात करते हैं आगरा लोकसभा चुनाव की। तो आप कितना खुद को मजबूत मानते हैं, और जो काम आपने तय किए थे 2019 में चुनाव जीतते समय या चुनाव लड़ते समय, वो कितने पूरे हुए हैं या कितने पूरे होने बाकी हैं? निजी तौर से मैंने कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया था। जी। जैसे एक वादा किया था कि आपके दुख सुख में 24 घंटे रहूँगा, आपका फ़ोन उठाऊँगा। और मैं अभी भी जनता से कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने प्रत्याशी का शादी ब्याह भागवत कथा में धरती पे बैठा के 5 ना खिला सकें, अपने फ़ोन से फ़ोन मिला करके अपने अधिकारी से सिफारिश ना करवा सकें, और अपने MP MLA का हाथ पकड़ करके अपनी विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन जाता प्रमाण पत्र या अपने प्रार्थना पत्र पर मोहर ना लगवा सकें, जी। तो फिर लाट साहबों को वोट नहीं करना चाहिए। तो मैं एक आम आदमी की तरह बिहेव करता हूँ। मतलब आपने सीधे तौर पर वहाँ की जो जनता है उससे कनेक्ट करने की कोशिश की, और आपका कहना है 5 साल आप पूरी तरीके से उनसे जुड़े रहे। मैं इकलौता इस देश का MP हूँ आज़ादी से लेकर आज तक, जिसका प्रतिनिधि कोई नहीं रहा कभी। अच्छा। कभी भी नहीं। अब नाम लेना ठीक नहीं है। जी, जी। हमारे MP के प्रतिनिधि के नाम बता सकते हैं। अब ये मेरे हाथ में जो फ़ोन है से मैं खुद उठाता हूँ। और इतवार को मैं आगरा में एक पेड़ के नीचे जनता से मिलता हूँ। मुझे जिताया गया है आगरा लोकसभा से, लेकिन मैं एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, भरतपुर, धौलपुर, भिंड, ग्वालियर, गाजियाबाद, बदायूं, बरेली के लोग काम के लिए आते हैं, क्योंकि एक तय है बिल्कुल इतवार को मुझे मिलना है। लेकिन आपने जितने इलाकों के नाम गिनाए, इसमें कहा जाता है कि जातिगत समीकरणों के लिहाज से बघेल साहब बहुत मजबूत आदमी है वहाँ पे। क्या इसीलिए इतने सारे क्षेत्र के लोगों से, आगरा के अलावा लोगों से आपकी मुलाकात और पैठ होती है? शेष देश के लोगों से आजकल आप टुंड्रा प्रदेश और साइबेरिया में हैं, और आपको किसी आवेदक का फ़ोन आता है या पीड़ित का, तो आप सुन लें। एक फ़ोन सुनना है, एक संबंधित अधिकारियों को करना है, एक तीसरा फिर उसको बताना भी पड़ता है कि तुम्हारी बात हो गई, ये कागज़ मांगा है, इस तरह कितने बजे। तो ये 3 फ़ोन केवल 5 मिनट में हो जाते हैं, तो उसके लिए आना भी ज़रूरी नहीं है। तो शेष लोग अब हमारे लोग महाराष्ट्र में बहुत हैं, बंगाल लोग, तो वो आएंगे, उसकी जगह फ़ोन पे बात कर देंगे, दरख्वास्त आ जाती है, मेल हो जाती है, व्हाट्सएप हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि एक उम्मीद है, मुझे लगता है कि इस 25 तारीख को जो इतवार आएगा, जी। माननीय प्रधानमंत्री जी रायबरेली एम्स का उद्घाटन करेंगे, मुझे वहाँ फिजिकली रहना है। तो ये इतवार को मैं नहीं मिल पाऊँगा, तो अच्छा है कि आप अगर छाप देंगे तो। और उसके अगले इतवार को मंत्रिपरिषद की बैठक है। तो पिछले 26 साल में ये 2 इतवार ऐसे जा रहे हैं, जब मैं नहीं मिलूंगा तो मैं कल जाके पूरे दिन बैठूंगा। ओके। तो आपको लगता है जो आपने काम किया, उन्हीं काम के सहारे आने वाले चुनाव में आप मजबूती से मैदान में उतरेंगे? बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है बघेल साहब की, आगरा में कुछ और प्रत्याशी, अमूमन होता ही है जब चुनाव लड़ते हैं तो बहुत सारे नाम आते हैं, आप कितनी अपनी मजबूत दावेदारी मानते हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि मैं अपने काम से जीत के आऊँगा, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी अगर वोट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मेरे अलावा देश के सभी प्रत्याशी जीत जाएंगे, क्योंकि एक विधानसभा में मध्य प्रदेश में 60,000 के आसपास प्रत्याशी लाभार्थी होते थे जी। और वहाँ की 2 लाख की विधानसभा है, हमारी 4 लाख की, तो हमारे यहाँ 1,20,000 लाभार्थी होंगे, चाहे वो इसके हों 5 किलो गेहूँ चावल निःशुल्क ले रहे हों, या शौचालय बना होगा, या आवास बना होगा, या आयुष्मान कार्ड धारक होंगे, या विधवा पेंशन ले रहे होंगे, या विकलांग पेंशन, या वृद्धावस्था पेंशन, या उज्ज्वला का सिलेंडर उनके यहाँ आया होगा, या आयुष्मान कार्ड आया होगा, अथवा किसान सम्मान निधि की पंजीयन किस्त आई होगी, अथवा स्वनिधि में उनको लोन मिला हुआ, अथवा मुद्रा योजना में वो लोन पाए होंगे, अथवा ड्रिप इरीगेशन की सब्सिडी पाए होंगे, अथवा स्प्रिंकलर की सब्सिडी पाई होंगे, अथवा विश्वकर्मा योजना में वो रोजगार पा रहे होंगे। तो ऐसे लाभार्थी वोट देते हैं, मोदी जी के सभी प्रत्याशी चुनाव जीत जाएंगे। तो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत शानदार है। ये डबल इंजन सरकार की बात की जाती है। और बूथ अध्यक्ष से लेके नड्डा जी की परिश्रम की पराकाष्ठा सिर्फ उसी में जो निकलेगा उससे कम मिलेगा। तो ये छप्पर सब मिल के उठाते हैं। राइट। तो आप चूँकि आगरा के सांसद भी हैं, लेकिन
जो देश का एक बहुत महत्वपूर्ण महकमा है, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, आप उसके मंत्री भी हैं और देश में स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आपको क्या लगता है कि अभी उस दिशा में और कितना काम किया जाना है जो आपको पूरे देश की, सिर्फ आगरा और दिल्ली नहीं, पूरे देश के लोगों को उससे फ़ायदा हो? वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, अगर आप कुछ बताना चाहें, जो होने वाली हैं या हो चुकी हैं हाल फिलहाल के दिनों में? देखिए, परिपूर्णता तो कभी भी नहीं आएगी जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक ये युग रहेगा, प्रलय होगी जिस दिन, उस दिन तक भी हर विभाग में काम करने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन हमें थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। मैंने इसके लिए नया शब्द दिया है 67 बनाम 10। ओके, ठीक है ना। अथवा इसको लॉन्ग ईगो की बात मत करो 52 से, इसको 4 से 14 मनमोहन सिंह जी, वो इसी समय की बात है करेंगे, और 14 से 24 मोदी जी के कार्यकाल का। तो आप देखो 4 से 14, बल्कि मैं अब 52, 47 से 14 की बात कर रहा हूँ कि 67 साल में 7 एम्स थे, 10 साल में 22 एम्स, 15 बना दिए। बड़ी बात तो है, 3 गुनी एम्स, जिसका 1200 करोड़, 1400 करोड़, 1900 करोड़ टाइप का बजट आता है, फिर हर साल का बजट होता है। इसके अलावा 370 मेडिकल कॉलेज विरासत में मोदी जी को मिले, जिसको 735 के आसपास बना दिया। दुगने से कम में मोदी जी को आनंद ही नहीं आता, हर काम को दुगना करने का, कई गुना भी कर देंगे। तीसरी बात, जो यूजी डॉक्टरों की जो संख्या थी उसको 112% बढ़ा दी। पीजी के बिना कोई आजकल हाथ नहीं दिखाता है, तो पीजी की सीट 127% बढ़ा दी। 1,56,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, 22-24,000 PSCs हैं, CSCs हैं, अर्बन CSCs हैं। आयुष्मान भव यात्रा के दौरान कई करोड़ लोगों ने हाइपरटेंशन दिखाया, कई करोड़ ने टीबी की जांच करी, कई करोड़ लोगों ने शुगर की जांच कराई है, करोड़ों लोगों ने सिकल सेल एनीमिया की जांच कराई है, करोड़ों लोगों ने ट्यूबरकुलोसिस की स्क्रीनिंग हुई है। आपने कहा कि क्या होना बाकी है, कल ही 2 दिन पहले जम्मू एम्स का प्रधानमंत्री जी ने देश को लोकार्पित किया है। 25 तारीख को 6 एम्स का है, जिसमें उत्तर प्रदेश की लाइब्रेरी हो रही है। तो दिल्ली के एम्स को भिवानी जब ये बन जाएगी अपनी रेवाड़ी, तो दिल्ली के एम्स पर लोड कम पड़ेगा। दूसरा, सुपर स्पेशलिटी के तहत सैकड़ों अस्पतालों को 400-500 करोड़ रुपए मोदी जी ने देने का काम किया है। PGIs को बहुत हम लोग वो कर रहे हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट्स बन रही हैं। इसके अलावा आरोग्य मंदिरों में जो डॉक्टर्स हैं वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तीसरा, प्रधानमंत्री ने कमाल का काम किया है कि 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस मुक्त भारत रहा है। तो लगभग हम उस दृष्टि में 1 लाख कुछ लोगों को निक्षय मित्र के द्वारा हम लोग पोषित कर रहे हैं। 60 के दशक में फिल्म के हीरो की माँ को मारना होता था तो ट्यूबरकुलोसिस द्वारा वो खांसती थी, फिर खून आता था, समझ लो वो मरने वाली है। 70 के दशक में आनंद फिल्म थी जिसमें कैंसर से रईस खन्ना की मृत्यु हुई है। तो आज कैंसर इंस्टीट्यूट कई खुल गई हैं, बहुत सारा पैसा दे रहे हैं। और इस अंतरिम बजट में जो 37,330 2014 से पहले बजट था, जिसको लगभग तिगुना करते हुए 90,685 करोड़ अंतरिम बजट। तो देखो, भावनाओं से काम नहीं होता है, भावना से काम नहीं होता है, काम पैसे से होता है। तो बजट में प्रावधान नहीं होगा तो नहीं होगा। मुझे बहुत खुशी हुई है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य अंत्योदय किया है कि आंगनवाड़ी महिलाएं कार्यकर्ता जिनकी संख्या 20 लाख है, उनको सब परिवार माने 4 का गुणा कर दो, उनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित किया, और 10 लाख आशा बहनों को किया, तो वो 40 लाख। तो ये 1,20,00,000 लोगों को केवल एक अंतरिम बजट में घोषणा करके। और महिलाएं की डेथ जो हो रही है वो ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल ओबी कैंसर से, तो जो इसकी वैक्सीन को प्रोत्साहन देने का मुख्यमंत्री जी ने बात। तो आपका ये कहना है कि जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो बहुत बेहतर हुई हैं। हम आखिरी सवाल आने से पहले इस शताब्दी की अगर सबसे अच्छी कोई योजना है तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की आयुष्मान कार्ड योजना है जी। क्योंकि ये देश गरीबों का देश है। 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूँ चावल निःशुल्क दे रहे हैं, 12,000 का शौचालय मांग रहे हैं जी, 2.5 लाख 3.5 करोड़ 3.5 लाख का आवास करोड़ों लोग मांग रहे हैं, 1,000 की पेंशन के लिए लालायित हैं। किसान सम्मान निधि की 2,000 की किस्त 3 आती हैं, तो उस दिन घर में मिठाई आती है। ठीक है, 10,000 का केवल स्वनिधि
क्या लोन लेते हैं लोग। मुद्रा योजना के 50,000 शिशु योजना के लिए बैंकों में लाइन लगी है। ऐसे लोग बीमार होने पर अगर धोखे से कॉर्पोरेट ऑफिस में घुस गए तो सभी जमीन बिक जाएगी, जेवर बिक जाएगा, कर्ज देना पड़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की आयुष्मान योजना, जिसमें 33 करोड़ कार्ड बन चुके हैं, 6.5 करोड़ लोग इलाज करा चुके हैं, 27,000 अस्पतालों में कन्वर्ट कर चुके हैं, जिसमें 14,000 प्राइवेट अस्पताल हैं, और इसके अलावा 78,000 करोड़ रुपए हम लोग निर्गत कर चुके हैं। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आयुष्मान कार्ड 5 लाख की गारंटी का कार्ड लोगों की जेब में पड़ा हुआ है। हम सबको बनना है, लेकिन मोदी के कार्यकाल में इलाज के भाव में गरीब लोग नहीं मरा करेंगे। 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल पूरे खानदान का इलाज। जी, आखिरी सवाल आगरा को लेकर के, वो 5 वादे आप आगरा की जनता से क्या करने वाले हैं? आप अगर टिकट पाते हैं, चुनावी मैदान में उतरते हैं, जीतते हैं, वो 5 वादे क्या होंगे, आप अगर बता सकें अपनी जनता को। पहला वादा कि जब आप महान संकट में होंगे तो आपके एमपी का फ़ोन उठेगा, उसके घर के दरवाजे खुले रहेंगे और जान लगा करके आपके मान सम्मान और आपके जो भी काम है उसको करेंगे, जैसे करते आए हैं। क्योंकि 6 चुनाव कोई ऐसे काट के लिया एक बार चलती है, कभी 6 बार नहीं चलती। बिल्कुल। नंबर 2 बात ये है कि मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने स्मार्ट सिटी कुछ नियमों में सफलता देते हुए आगरा को किया। मेट्रो में अभी आगरा जैसे सबका शहर अभी कई देश में बाकी है, लेकिन आगरा में मेट्रो प्रधानमंत्री जी करेंगे। तीसरा धन्यवाद देना चाहूँगा कि सिविल एयरपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 99% जमीन ऑक्यूपाई कर ली है, उनका पेमेंट कर दिया है, बेनामा हो गए हैं, जल्दी शुरू अवार्ड हो गया है, टेंडर खुलने वाले हैं, उसके साथ नोटिफिकेशन हो जाएगा। और ये था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात होती है, लेकिन मेरे एमपी बनने से 5 साल पहले जेवर घोषित हो गया, तो अनाउंस में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे श्रेय लेने की बहुत कम आदत है, ना मैं कभी होर्डिंग लगवाता हूँ। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि 90 साल पुराना एयरपोर्ट था, लेकिन एक फ्लाइट कभी कभी आती थी दिल्ली आगरा खुजराहो, ये भी बनती 0 फ्लाइट। आज मुझे खुशी हो रही है कि सिविल एविएशन मंत्री से मिलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आगरा लखनऊ, आगरा भोपाल, आगरा मुंबई, आगरा अहमदाबाद, आगरा बेंगलोर, आगरा जयपुर फ्लाइट जो है वो चल रही हैं। और जैसे ही हमारा ये सिविल हम भूमि पूजन करेंगे तो ये और प्रधानमंत्री से, मुझे लगता है कि विश्व का कोई भी व्यक्ति यदि पर्यटन के दृष्टिकोण से भारत आता है तो वो ताजमहल मद्देनजर रख के आता है। आता है तो फिर जयपुर जोधपुर भी जाता है। बिल्कुल। तो नाइट में रुकने की सुविधा हो, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि रात 10 बजे तक अगर ताजमहल खुल जाए कृत्रिम प्रकाश में, तो स्टे करेगा तो फिर वहाँ खाना खाएगा, शॉपिंग करेगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन हाँ, ये तो सब हो गया, लेकिन एक अभी बाकी है, और वो है कि आगरा में 15 ब्लॉक हैं, 14 डार्क हैं। डार्क ये होते हैं जिसमें जल स्तर नीचे गिर गया। एक बचा है वो चंबल डाल परियोजना से पिन्हाट में है। तो हम आगरा की में जमुना जी पे बैराज बन जाए, जल स्तर ऊपर हो जाएगा, किसानों को सुविधा हो जाएगी, पानी का स्वाद ठीक हो जाएगा, वाटर लेवल ऊपर हो जाएगा। और वाटर स्पोर्ट्स, पानी बहुत रोमांटिक होता है। तो जैसे लखनऊ में रिवर फ्रंट पर रिश्ते आप जाते हैं, अहमदाबाद में साबरमती पर जाते हैं, तो दुनिया में चाहे टेम्स हो, बोलगा हो, मिसिसिपी हो, नाइल हो, नदियों के किनारे पर्यटन होता है। तो वो मैं वादा करता हूँ कि आने वाले कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने DPR बनाने के लिए रबर डैम के लिए कह रखा है, लेकिन जनता तभी मानेगी जब रखते रहेगी। 5वां और आखिरी नहीं, इसमें 5 शामिल हो गए, 5 हो गए। चलिए, ये थे हमारे साथ आगरा के सांसद SP बघेल जी। हम थोड़ी देर बाद किसी और सांसद से मिलेंगे, बताएंगे कि उनकी क्या मांगे हैं और वो क्या करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।